हेलो एवरीवन, मैं विशाल एसयू। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने मेरठ की पहचान दिलाने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई। और अगर मैं बात करूं कि एक ग्राउंड लीडर, एक तो कहने का होता है, और एक ऐसे लीडर जो एक्चुअल में ग्राउंड लीडर होते हैं, जिनके साथ बैठने के बाद आपको ऐसा लगता है एक फैमिली की पर्सनैलिटी या फैमिली के मेंबर्स है। हमारे साथ हैं, सीधा मिलवाता हूं आज उनसे। हमारे साथ हैं मेरठ के एक्स सांसद जी, स्पीकर, और मेरठ के सबसे आदरणीय पर्सन में से एक श्री राजेंद्र अग्रवाल जी। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। सर, आपके बारे में ऑलमोस्ट सब जानते हैं। आपकी क्या आपने कार्य किए मेरठ को उसकी पहचान दिलाने की, वो भी सब जानते हैं। लेकिन हम जानना चाहते हैं आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पर्सन, आपकी इंडिविजुअल कैरेक्टर के बारे में। इंडिविजुअल कहाँ से आपको शक्ति आती है? तो सर, मैं शुरू करता हूँ बचपन से। आपका बचपन कैसा रहा? देखिए, मेरा जो जन्म स्थान है वो पिलखुआ है। में छोटा सा कस्बा है और वहीं मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। और जैसे स्कूलिंग का एक प्रभाव होता है, पारिवारिक पृष्ठभूमि का प्रभाव होता है, ऐसे ही अन्य भी जो कारक होते हैं उनका भी प्रभाव व्यक्ति को पड़ता है। तो प्रारंभ से ही मैं संघ से जुड़ा रहा। मेरे परिवार के भी जो बड़े मेरे पिताजी थे, चाचा जी थे, वो संघ से जुड़े हुए थे और इस कारण से मेरा संघ से जुड़ा रहा, शाखा में आना जाना रहा बराबर। तो स्कूलिंग भी वहां से हुई, हाई स्कूल वहीं से किया, इंटरमीडिएट वहीं से किया पिलखुआ से। और साथ ही साथ संघ की शाखा में जाने के कारण से एक जो संघ जो बातें सिखाता है, अनुशासन है, देशभक्ति है, समाज के अंदर सेवा करना है, इत्यादि इत्यादि, वो मैंने वहीं से ग्रहण किया। और उसके बाद जो है फिर आगे की पढ़ाई के लिए जरूर मैंने ग्रेजुएशन हापुड़ से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने मोदी नगर से किया, फिजिक्स में एमएससी मैंने किया। तो जो सारे जो क्रम है, यानी देखा जाए तो उसके अंदर जो प्रारंभिक संस्कार हैं वो पिलखुआ से, मेरी जो जन्मभूमि वहां से, संघ स्थान से, शाखा से, वो मुझको प्राप्त हो। सर, जैसा आपने अभी बताया कि आपने फिजिक्स में अपनी पूरी एजुकेशन की है कंप्लीट के, फिर पॉलिटिक्स का कैसा मतलब जुड़ा हुआ, या फिर पॉलिटिक्स की तरफ आप कैसे? देखिए, मूलतः मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। मैं आज भी यदि मैं कहूँ, मैं भले 3 बार मैं सांसद रह लिया, संगठन के अंदर भी मैंने पर्याप्त समय काम किया है, परंतु अंदर से मैं अभी भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। मेरी जो प्रेरणा है या जो मेरी जो सोच है वो सामाजिक जान है। और जैसा मैंने कहा कि प्रारंभ में ही संघ से जुड़े रहने के कारण से वो जो भावना है या वो जो प्रेरणा है वो मेरे अंदर वो बलवती हुई और उसी ने मुझको सक्रिय रखा। यानी आपने, मैं आपको बताता हूं मैं कि 77 में 1970 में मैंने एमएससी किया। 1 साल मैंने कॉलेज में पढ़ाया भी और उसके बाद संघ के उन्हीं संस्कारों के कारण से मैं 1971 से लेकर के 84 तक 13 वर्ष संघ का पूर्णकालिक कार्यकर्ता, जिसको प्रचारक कहते हैं, वो मैं रहा। मैं बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि सामाजिक सेवा, देश के अंदर जो जागरण का काम संघ करता है उसके साथ जुड़ना, ये मेरी मूल प्रेरणा रही है। फिर 84 में मैं वापिस आ गया, प्रचारक जीवन से मैंने ग्रस्त जीवन में प्रवेश किया और 97 में मैं फिर भाजपा में आया। तो ये जो सारे जो क्रम है उसके अंदर मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा या राजनीतिक योजना नहीं थी। सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण से ही मैं सक्रिय रहा और उसी कारण से मुझको राजनीति के अंदर आने का अवसर मिला। तो सर, फर्स्ट टाइम ही आपने सीधा चुनाव लड़ा था, या फिर उससे पहले भी कोई छोटे चुनाव भी आपने? नहीं, मैंने कोई भी इससे पहले चुनाव नहीं लड़ा। 1997 से लेकर के 2009 तक मैं विभिन्न जो दायित्व थे संगठन के, जैसे मैं शुरू में महानगर अध्यक्ष रहा भाजपा का, उसके बाद जो है क्षेत्र की जिम्मेदारी पश्चिम उत्तर प्रदेश की, फिर मैं प्रदेश का प्रमुख प्रकोष्ठ का अध्यक्ष भी रहा। मैंने भाजपा की विभिन्न दायित्वों पर रहा और 2009 में मुझको पहली बार पार्टी ने मेरठ से लोकसभा का चुनाव लड़ने का आदेश दिया। वही मेरा पहला चुनाव था और आज भी मैं उस चुनाव को याद करता हूं तो मैं बड़े भावुक भी हो जाता हूं कि किस प्रकार से एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। इस कारण से सारे कार्यकर्ताओं ने चुनाव को अपने हाथों पर लिया
आर्थिक संसाधन हो, शारीरिक श्रम हो और अद्भुत परिश्रम करते हुए जो सीट हमारे पास 10 साल से नहीं थी, ऐसी कठिन सीट मानी जाती थी भारतीय जनता पार्टी की धरती से, उसको उन्होंने जीता और 2009 में 10 वर्ष के अंतराल के पश्चात भारतीय जनता पार्टी का सांसद लोकसभा के अंदर पहुंचा। 2009 में आप सांसद बने पहली बार। मेरठ की उस टाइम पे कंडीशन बहुत अलग थी, तो आपको क्या क्या चुनौतियों का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ा उस टाइम पे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये जो आपने भी कहा कि मेरठ एनसीआर का सबसे बड़ा नगर है और अरे 150-200 साल पहले से इसकी राजनीतिक सामाजिक एक स्थिति है। 1857 का समर यहाँ पर से प्रारंभ हुआ। उससे पहले महाभारत काल या रामायण काल के अंदर भी इसका उल्लेख मिलता है। मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी वहीं की रहने वाली थी। महाभारत तो हमारा हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ के दोनों तरफ ही है। माने ये इसका एक बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। परंतु 1985 में एनसीआर बन गया था, एनसीआर बोर्ड भी बन गया था, परंतु मेरठ को वो विकास प्राप्त नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि मेरठ विकसित हो, मेरठ की कनेक्टिविटी अच्छी हो। एनसीआर के अंदर एक अपेक्षा की गई थी कि दिल्ली से मेरठ की कनेक्टिविटी या आसपास के जो 100 किलोमीटर के दायरे में जो शहर पड़ते हैं उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में या राजस्थान में, उनकी कनेक्टिविटी अच्छी हो। एक तो बात यही थी, एक तो कनेक्टिविटी अच्छी हो ताकि जो मेरठ पिछड़ गया है उसको दोबारा से प्रगति के रास्ते पर आ जाए। दूसरी मेरी छवि का सवाल था। मैं थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन मैं सोचता हूँ इसको मुझे जरूर उल्लेख करना चाहिए। मैं 2009 में संसद में पहुंचा और 2011 की या 12 की बात है ये, कर्नाटक के एक माननीय सांसद मेरे पास आए और वो साहब मेरी एक स्कॉर्पियो में मेरठ दिल्ली में रखता हूँ और यहाँ के मूवमेंट के लिए, और उसका एक्सीडेंट हो गया है और मुझे पता ही चला है कि मेरठ के अंदर उसके स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं। तो मुझे पता था कि मेरठ में वो जो वाहनों का खमेला फूटिकल कर चलता है, परंतु मुझे कर्नाटक के सांसद से ये सुनकर के इतना दुख हुआ। अब मुझे मतलब मुझको मैंने बात को थोड़ा सा टाला, थोड़ा सा संभाला, लेकिन मेरे ख्याल है कि दूर दूर तक देश के दक्षिणी हिस्से तक भी मेरठ की का अपयश यही फैला हुआ है। तो दूसरी जो मेरी चिंता थी वो मेरठ की छवि को बदलने की थी। तो मैंने कोशिश की, हालांकि अब मैं इतना भी कहने में मुझको कोई संकोच नहीं है कि पहले वाला जो मेरा काम था कि मैं कुछ कनेक्टिविटी अच्छी करूं, कुछ सुविधाओं का विस्तार करूं, पहले कार्यकाल में मुझे सफलता नहीं मिली। मेरी कोशिश तो मैंने की, रिकॉर्ड में है कि किस प्रकार से मैं सवाल उठाए, विभिन्न प्रकार की बहसों में भाग लेते तमाम दिशाओं को उठाया, परंतु यूपीए 2 की सरकार का शायद वो एजेंडा नहीं था या उनकी वैसी क्षमता नहीं थी या उनके पास संसाधन नहीं थे, जो भी हो मेरे को कुछ खास मिला नहीं एक राज्य राजनीति टीम के अलावा। परंतु 2014 में जब माननीय मोदी की सरकार आई तो एकदम से सारे रास्ते बोलते चले गए। आपने भी देखा, पूरे शहर ने भी देखा कि मेरठ दिल्ली से कनेक्टिविटी बाई रोड सुधरी, तो हमको जो है मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे मिला और रैपिड रेल का बहुत तेजी से आने प्रत्येक वर्ष उसका जो अपेक्षित धन होता है वो केंद्र सरकार प्रदेश सरकार देती है, वो अपने टाइम टेबल से थोड़ा सा पहले ही उसके पूरे होने की संभावना है। इसके अलावा मेरठ के चारों तरफ आप एक तरफ से गिरना शुरू करें, दिल्ली है, बागपत है, शामली है, ये कोटद्वार है या फिर गढ़ है, हापुड़ है, सब तरफ जो है राष्ट्रीय राजमार्ग बन गए हैं। तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मेरठ को मिली है, रेल मिल गई है, हवाई जहाज के भी उड़ने की पूरी संभावना लगती है। तो कुल मिलाकर के उसका प्रभाव भी पूरे क्षेत्र में दिखाई देता है कि आज जो है मेरठ एक अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में वो सबके ध्यान में है और लोगों में बड़ा उत्साह है। अन्य क्षेत्रों में भी काम हुए, चाहे वो हॉस्पिटल हो, मेरठ मेडिकल जो हमारा कॉलेज है उसका उन्नयन हुआ, रेलवे की सुविधाएं हो, स्टेशन हो, या जो है आकाशवाणी का केंद्र हो, पासपोर्ट का केंद्र हो, या हमारे ऐसे बहुत सारे विषय हैं, या खेल से संबंधित विषय हो। तो सभी क्षेत्रों में अब उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय योगी जी ने आपको पहला विश्वविद्यालय भी दे दिया। तो मेरठ जो है 2014 के बाद से उस मार्ग पर चल पड़ा है जिसका हम लोग सोचते थे, जो हमारी कल्पना। तो जैसे अभी आपने काफी चीजों को पॉइंट किया, जैसे एजुकेशन काफी इम्प्रूव हुआ, स्पोर्ट्स में काफी काम हुआ। मुझे अभी मतलब पर्सनली लगता है कि टूरिज्म, जैसा हम महाभारत हमारे मतलब हस्तिनापुर है और भी बहुत सारे एरिया, लेकिन टूरिज्म का क्यों लगता है शुरू से, और यहाँ तक अभी तक भी वो चीजें नहीं मिल पाई हैं जो मिलना चाहिए। तो मतलब नहीं, देखिए ये बात आपकी ठीक है जो आपने कहा है, टूरिज्म की दृष्टि से मेरठ एक आकर्षक केंद्र है और भविष्य में हो सकता है। कोशिशें तो पूरी हम लोगों ने की है
जैसे हस्तिनापुर भले ही मेरे संसदीय क्षेत्र में नहीं पड़ता रहा हो, परंतु हस्तिनापुर का विषय मैंने बराबर उठाया। मैंने कहा कि वो जैन तीर्थ है, वो महाभारत का हमारा एक स्मारक है, वहां पर सब प्रकार के अवशेष हैं। फिर बाबर जो है, जो हमारे पंच प्यारे हैं, उनमें से एक भाई धर्मदास जी का गुरुद्वारा में उनका जन्म स्थान है। तो अनेक प्रकार से हस्तिनापुर महत्वपूर्ण है, किले कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वहां पर संग्रहालय बनना चाहिए, वो सब हमने किया। या फिर आपको जानकारी में आपको मैं दिलाऊं, ये जो पुरातत्व की दृष्टि से अग्र सर्किल के अंतर्गत आता था, हमने कोशिश करके उसको अलग मेरिट सर्किल बनवाया। तो यहाँ पर पुरातत्व बाकी गतिविधियां बढ़ी, खुदाई के काम भी थोड़े से वहां पर इंडिपेंडेंट होने लगे। इसके अलावा भी जो सर्किट है, क्लस्टर सर्किट, उसमें हस्तिनापुर आता है। हमने कहा भी है कि भाई आप जो है कुछ क्षेत्र को उसके अंदर लेते हो, आप जो द्वारिका को लेते हो, मथुरा को लेते हो, ट्रेंड सर्किट के अंदर हस्तिनापुर का तो महत्व है। कुरुक्षेत्र तो इसीलिए केंद्र बन पाया कि हस्तिनापुर के अंदर वो युवा हुआ। तो ये सब बातें हमने रखी, अरे इस तरफ ध्यान भी गया है। और मैं समझता हूँ कि क्रमशः समय जरूर लगता है, स्थानीय दृष्टि से वो महाभारत है या परीक्षितगढ़ है या अन्य जो स्थान है महाभारत से जुड़े हुए, उनको भी रेखांकित किया है। सरकार भी कोशिश कर रही है, समय जरूर लगेगा, परंतु टूरिज्म की दृष्टि से भी मेरठ एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बनता जा रहा है और भविष्य के अंदर और भी ज्यादा बनेगा। सर, बात करें पूरे देश में आजकल स्टार्टअप की बातें हो रही हैं, बच्चों में प्रेरित किया जा रहा है कि वो अपना ही कुछ स्टार्ट करें। उस विषय में हम कब मतलब दिल्ली के आसपास पहुंचेंगे? देखिए, स्टार्टअप के लिए सरकार की तरफ से जो नीतियां हैं, एक तो एक स्किल डेवलपमेंट हो, वन। दूसरा, जो बच्चे स्किल्ड हैं परंतु उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं, तो मुद्रा योजना के अंदर उनको आर्थिक संसाधन दिए जाए। या अन्य भी जो एमएसएमई के लिए जो अभी सुविधाएं घोषित की हैं, निरंतर उन सुविधाओं की घोषणा होती रहती है, तो उसके द्वारा उनको सपोर्ट दी जाए। और फिर जो उस क्षेत्र की जरूरतें हैं उसके हिसाब से उनको मार्गदर्शन दिया जाए। हम देखें कि सभी प्रकार से चीजें चल रही हैं। और जो तुलना करें तो 2014 के बाद से मेरठ के अंदर भी स्टार्टअप शुरू करने वाले हमारे जो बच्चे हैं उनकी संख्या बढ़ी है। जी बिल्कुल। आप चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी देख लीजिए और चाहे वो हमारी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय देख लीजिए, IIMT है, शोभदी विश्वविद्यालय, अन्य विश्वविद्यालय, वहां पर पेटेंट्स हैं, वहां पर बच्चे कर रहे हैं, नए वो जो है रिसर्च करते हैं। तो एक माहौल बना है, एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। और देखिए, मैं पुरानी सरकारों पर या पुराने कार्यकाल पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, हमारी सरकार भी 11वें साल के अंदर है, परंतु जिन चीजों की तरफ 60 साल तक 70 साल तक ध्यान ही नहीं दिया गया, उनकी तरफ ध्यान अब दिया जा रहा है। तो थोड़ा सा एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, धीरे धीरे चीजें गति पकड़ती है, परंतु गति पकड़ रही है। और आप देखेंगे अगले 2-3 साल के अंदर, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत का स्वप्न जो उन्होंने सबके सामने रखा है, वो स्वप्न हमारे आंखों के सामने ही पूरा होता हुआ दिखाई देगा। जैसे आपने अपने कार्यकाल में काफी इंपोर्टेंट बिल पास किए हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट बिल आपको कौन लगता था कि ये अच्छा हुआ, मतलब ये मेरे कार्यकाल में होगा? देखिए, वैसे तो बिल तो सरकार प्रस्तुत करती है और बहुत सारे ऐतिहासिक बिल सरकार ने प्रस्तुत किए। अब हम कहें तो धारा 370 वाला बिल साहब, सर्वाधिक हम लोग बचपन से उसके बारे में अपना एक प्रतिबद्धता दिखाते थे। जैसे महिला आरक्षण का बिल है, लेबर को लेकर के बिल है, GST वाले बिल हैं, ये जो सारे बिल हैं बड़े मन, और बहुत सारी संख्या है ऐसे बिलों की, वो तो सरकार के बिल होते हैं। एक निजी विधेयक के रूप में भी सांसद बिल प्रस्तुत करते हैं। उसके अंदर मैंने एजुकेशन को लेकर के बिल प्रस्तुत किए, और मैंने ये जो जनप्रतिनिधि है इनकी योग्यता के बारे में किए। मेरा एक पक्का मत है, अब लोग कहते हैं कि भाई हाई स्कूल है या नहीं भी हाई स्कूल है, चुनाव लड़ने का उसको अधिकार है। देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि देश के अंदर केवल MLA बन जाना या MP बन जाना ही देश की सेवा का माध्यम नहीं है। यदि किसी के अंदर बहुत ज्यादा फायर है तो ओके, वो किसी भी क्षेत्र के अंदर काम करे, परंतु मैं मानता हूं कि जनप्रतिनिधि की न्यूनतम योग्यता होनी ही चाहिए। मैं मानता हूं कि जो सांसद बने वो कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए, और विधायक भी जो हो कम से कम इंटरमीडिएट वो पास होने चाहिए, बल्कि और से भी ऊपर हो सकते हैं। क्योंकि जब तक विधायक या सांसद पढ़ेगा नहीं, खुद नहीं पढ़ेगा, तब तक उसको बातें समझ में नहीं आएंगी। मैंने सांसद रहते हुए इन बातों का अनुभव किया है कि आप यदि ठीक से पढ़ते नहीं है, उसका विश्लेषण नहीं करते हैं, तो आप ना तो संसद में भूमिका नहीं निभा सकते हैं, आप विभिन्न समितियों में भूमिका निभा सकते हैं। तो यदि किसी को लगता है कि मुझको सांसद या विधायक बनकर के सेवा करनी है, तो पढ़ाई कर ले, कौन सी ऐसी दिक्कत बात है।
और भी नहीं करता है तो मैं तो मानता हूँ ये नियम बनना चाहिए कि भी आपको इतनी न्यूनतम योग्यता, जैसे आयु का बंदिश है 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए सांसद बनने के लिए, ऐसे ये योग्यता चाहिए। मैंने वो बिल लाया, हमें जनसंख्या को लेकर के बिल लाया। तो इन बिलों को लाने से पास तो करेगी सरकार भी, परंतु एक जनमत बनता है और सरकार के, जनता के, संसद के ध्यान में बात आती है कौन के विषयों को लेकर के सांसद सक्रिय है। तो जैसा अभी आपने बात करा कि युवाओं को आना चाहिए पॉलिटिक्स में, और अगर आना चाहिए हर किसी के बैकबोन नहीं, तो क्या रास्ता होना चाहिए उनका राजनीति में? देखिए जरूर आना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों की राजनीति में सर्वाधिक आवश्यकता है। सर्वाधिक मैं इसलिए उपयोग कर रहा हूं कि राजनीति आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। राजनीति केवल संसद या विधानसभा नहीं है। राजनीति के अंदर आज कोई बिल पास हुआ या कोई चर्चा होगी तो आम आदमी के व्यक्ति को प्रभावित करती है। अब मान लीजिए अभी वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया, तो बजट के अंदर जो प्रावधान किए गए वो एक छोटे छोटे व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए राजनीति के अंदर ठीक निर्णय हो, अच्छे निर्णय हो, क्वालिटी के आधार पर फैसले हो, इसके लिए योग्य व्यक्ति को जाना चाहिए। लेकिन मेरा एक जरा इसके अंदर कहना है, यदि कोई, इसलिए मैं देखूंगा कि नौजवान आए, नौजवान के अंदर ऊर्जा होती है, नौजवान में संकल्प होता है, नौजवान के अंदर किसी काम को पूरा करने का एक उसके अंदर जज्बा होता है, ये उसको आना चाहिए। परंतु केवल विधायक या सांसद बनने के लिए यदि लक्ष्य बना करके नौजवान आएगा तो उनको हो सकता है उसको सफलता पावे, क्योंकि वो सीमित संख्या में बनते हैं। अब 30 लाख की आबादी पर एक सांसद बनता है, तो 30 लाख में से एक व्यक्ति सांसद बनेगा तो कैसे सबको अवसर मिलेगा? ऐसे तो ये है, कोशिश कर सकता है व्यक्ति, परंतु यदि वो लक्ष्य बनाएगा तो फिर वो निराश भी हो सकता है। सेवा के भाव से जो राजनीति के अंदर जाए, तो मुझे सेवा करनी है, राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से सेवा करनी है, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर सक्रिय रह करके जो उसकी रुचि का दल हो उसमें रहे, उसमें काम करे, फिर पार्टी उसको जैसा अवसर दे, संगठन में अवसर दे, सरकार में अवसर दे, इसको छोड़ दे, उसको लक्ष्य बना करके चलेगा तो निराश होगा तो हो सकता है कि उसकी भाषा के अंदर, उसके व्यवहार के अंदर एक नाराजगी आ जाए, वो ठीक नहीं है। एक थोड़ा सा आदर्शवाद तो चाहिए। बिना आदर्शवाद के जो राजनीति में व्यक्ति जाएगा वो फिर समस्या पैदा करेगा। अब मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। अरविंद केजरीवाल जी, बातें उन्होंने आदर्श की ही की, लेकिन आदर्श था नहीं, तो कितनी बड़ी समस्या उनके कारण से एक अराजकता की स्थिति राजनीति के अंदर पैदा हुई। वो खुद भी दुखी हुए, राजनीति को भी उन्होंने प्रदूषित किया और कुल मिलाकर के लोगों के अंदर अनास्था भी उन्होंने निर्मित की। तो इससे बचने के लिए नौजवान राजनीति में आए, लेकिन एक सेवा के भाव से आए तो अच्छा। सर, राजनीति में कास्ट का इम्पैक्ट पड़ता है? पड़ता तो है। देखिए राजनीति खासतौर से लोकतंत्र सबको साथ लेकर के चलने का एक तंत्र है, ये लोग सबका प्रतिनिधित्व चाहिए। देखा जाए तो जो हमारे जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि उनको कहा जाता है, जनता के वो प्रतिनिधि है। तो जनता कौन है? ये जो संविधान में हम भारत के लोग, वो लोग कौन है? सभी है। इसलिए क्रमशः सबका प्रतिनिधित्व उसके अंदर हो। शुरू में शायद वो नहीं था, लेकिन जैसे जैसे एक जागृति समाज के अंदर आई, पिछड़े वर्ग में आई, अनुसूचित वर्ग में आई, हमारे जो ट्राइबल्स हैं उनके अंदर आई, तो उनकी इच्छाएं भी है और उनका प्रतिनिधित्व होना भी चाहिए। इसलिए सबका ध्यान रखते हुए सबको शामिल करना, और सबको शामिल करने का अर्थ नहीं कि सब साधन विधायक बने, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबके सम्मिलित होने से ही समग्र रूप से पूरे देश का, पूरे समाज का विकास हो सकता है। तो जैसे अभी हम, हो सकता है कंट्रोवर्शियल विवाद हो, क्या जो हिंदू के अंदर इतनी सारी कास्ट सिस्टम है वो खत्म होकर सिर्फ एक हिंदू कॉलम हो जाए? ये मतलब एक दृष्टि से पूछिए, ये बातें कहने में तो कोई कठिन नहीं है, परंतु होने में बड़ा मुश्किल है। और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे, हो सकता है कि 50 साल बाद, 60 साल बाद या और अधिक समय के बाद ये इनके बंधन थोड़े से कम हो। देखिए शुरुआत में यदि हम हिंदू की बात करें, हिंदू की, जैसे हिंदू यहाँ का मूल समाज है, उसी ने इस देश को पहचान दी है, तो जब से हम हिंदू संस्कृति की बात करें तो हमारे यहाँ एक अपनी अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार से अलग अलग वर्ग तो थे, परंतु उन वर्गों के अंदर किसी प्रकार की अस्पृश्यता नहीं थी, उनके अंदर किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं था। हमारा सबसे प्राचीन जो ज्ञान का की पुस्तक है उसको वेद को माना था,
वेद के अंदर जो ऋषि हैं उनमें अनुसूचित वर्ग के भी हैं, उसके अंदर महिलाएं भी हैं। तो कहाँ हुआ ये? आज जो महिलाओं की अनुसूचित वर्ग को अलग करने की बात करते हैं और उसमें कई कहा के उदाहरण देते हैं, वो वास्तव में हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को, हिंदू परंपरा को ठीक से जानते नहीं है। बीच में विकार आए हैं, लेकिन वो हमारा मूल स्वभाव नहीं है। तो यदि हम धीरे धीरे कोशिश करें और हिंदुत्व के जागरण के साथ आगे बढ़े, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हो सकता है वर्ग रहे वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाए, परंतु उन वर्गों के अंदर किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं रहेगा। प्रेम से लोग बात करेंगे, प्रेम से लोग मिलेंगे, और किसी भी वर्ग के व्यक्ति को किसी अन्य वर्ग के में का काम करने में कोई बाधा नहीं होगी। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है। अब आज यदि वो वर्ग के हिसाब से देखें, वाईएएस ऑफिसर से मैं कोई ब्राह्मण क्षत्रिय के हिसाब से नहीं कहूंगा, लेकिन एक उनका वर्ग है और वर्ग में सब जा सकते हैं। उसमें जो परंपरा में जो पुराने वर्ग है, प्रत्येक वर्ग उसमें जाते रहते, धीरे 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 चीजें निपटेगी। और मैं समझता हूं कि भेद यदि खत्म हो जाएगा, वार का भेद समाप्त हो जाए, तो देश को एक रखने वाला कोई कठिनाई नहीं हुई। तो जैसे आप सांसद रहे हो, आपकी जो वहां पर अटेंडेंस थी वो 97% रही। मतलब इतना तो मैंने कहीं नहीं देखा। इतने सक्रिय कैसे रह पाए आप? और क्या उसमें कुछ ऐसा था कि अगर कम होगा तो अटेंडेंस में आपका वो लग जाएगा, पेनल्टी होगी या तो जैसे? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा 3% मेरी जो कम है वो पार्टी के कामों की वजह से ही है। कभी कोई चुनाव आ गया तो हालांकि पार्टी का सामान्य निर्देश ये रहता है कि जब सत्र चल रहा है तो आप क्षेत्र में न रहिए, संसद के अंदर रहिए, निर्देश रहता। लेकिन इसके बाद भी मान लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है और सत्र चल रहा है, ऐसा ही 2 बार हुआ है, 2-4 दिन के लिए अनुपस्थित भी रहना पड़ता है संसद से, तो उस कारण से 3% की कमी है। देखिए मूल बात यह है कि मेरा शुरू से ही, और मैं इसका मैं जो प्रारंभ में संघ की शाखा से जो हमको एक प्रकार से संस्कार मिले या वो मिले कि जो भी काम हमको दिया जाए उसको पूरी गंभीरता के साथ करें। वो कोई होता कि सांसद बनना है, विधायक बनना है, छोटी बात नहीं। आप अकेले नहीं हो, आप एक बहुत बड़े जनसमूह का प्रतिनिधित्व करते हो, और प्रतिनिधित्व करने के नाते आप यदि उसके प्रति गंभीर नहीं है, गंभीर होने का अर्थ है उपस्थिति आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको विषय का अध्ययन होना चाहिए, आपको समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए, और उस फोरम का उपयोग करते हुए, उस फोरम में उपस्थित रहते हुए आप उन समस्याओं का समाधान खोजें। ये उसका जिम्मेदारी है। आप यदि ये नहीं करते हैं तो आप जनता के प्रति एक प्रकार से अविश्वास, उनके प्रति आप न्याय नहीं करते। तो मुझे लगता है ये जो भावना थी ये मुझे सक्रिय रखती थी। उसी कारण से चाहे वो संसद की उपस्थिति हो और चाहे संसद के अंदर सक्रियता हो, दोनों ही दृष्टि से मैं समझता हूँ कि मैंने ठीक ठीक काम किया। जैसे एज स्पीकर बहुत जितने भी अपोजिशन के लोग हैं या फिर पार्टी के लोग हैं क्वेश्चंस करते हैं, कभी कोई क्वेश्चन ऐसा लगा कि सुनकर एकदम गुस्सा आ गया? नहीं देखिए, एक तो पहली बात तो मैं करेक्ट हूँ, स्पीकर तो एक ही होता ही नहीं, लेकिन हम लोग कुछ स्पीकर के पैनल के सदस्य होते हैं जिनको स्पीकर की अनुपस्थिति में चेयर करने का उनकी जिम्मेदारी होती है। तो देखिए जो चेयर पर बैठता है उसका पहला गुण या पहली मर्यादा ही है इनसे गुस्सा नहीं आना चाहिए। और मुझे ध्यान है जब मैं पहली बार वो बड़ा सम्मान की चेयर है, मैं उसको हाथ पकड़ के बैठा, तो एक तो पता नहीं कैसे अंदर से होता है वो विक्रमादित्य के सिंहासन की जैसे पासवान कहते हैं कि बैठते ही एकदम से ये बात तो खत्म हो जाती है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। मुझे लगता है कि मैं सारे जो सांसद है किसी भी दल के हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कितना भी बोलते हैं वो सबके सब अपने हैं। तो चलिए लोग बोलते हैं, कई बार मैं नाम नहीं लूंगा, कई सांसदों ने अमर्यादित भाषा भी बोली तो बुरा लगा, परंतु शांतिपूर्वक उनको टोकना और भी उसके बाद नहीं मानते हैं तो उनको कहना कि बैठ जाइए आप, आपकी पूरी बात रिकॉर्ड में नहीं आ रही है, इत्यादि इत्यादि। ये सब चीजें तो होती रही हैं, लेकिन स्पीकर की चेयर पर बैठे व्यक्ति को गुस्सा आना भी नहीं चाहिए, और मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि मुझे गुस्सा नहीं आया। अच्छा, जैसे आपने पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य किया, उसके पीछे क्या मतलब मेन लॉजिक रहा आपका? देखिए जब ऐसा होता है संसद सदस्य से उसकी रुचि पूछी जाती है। एक तो आपकी कहा रुचि, मैं बताता था मेरी भी संगीत में बहुत रुचि है, चाहे वो शास्त्रीय हो, चाहे वो सेमी क्लासिकल हो, वोकल हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटल हो, इत्यादि इत्यादि। फिर मैं स्पोर्ट्स के बारे में मैंने कहा, और यदि काम की रुचि मैंने उस प्रारंभ से ही कहा कि पर्यावरण और जलवायु जो है ये पर्यावरण जो है मेरी रुचि का विषय है। तो देखिए उसका कारण यही है कि आज पर्यावरण ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय
हो गया है। यानी मैं 50 साल का, मैं 60-70 साल की बात भी न कहूं, मैंने 50 साल के अंदर ही कितना बदलते हुए देखा है सारे परिवेश को। मुझे 50 साल पहले कुएं से पानी निकालना, कुएं भरे रहते थे, तालाब भरे रहते थे, नदियां का जल स्वच्छ था। केवल 50 साल में हमने सबको बर्बाद कर दिया है। आज गंगा भी बहुत बीमार है, यमुना का हाल हम जानते हैं, काली नदी का हम जानते हैं हाल ये। और ऐसा लगता है कि यदि हम सावधान नहीं हुए तो अगले 25-30 साल के अंदर ही हम अपने जो अगली पीढ़ी है उसको पीने का शुद्ध जल दे नहीं पाएंगे। पर्यावरण के अंदर क्या स्थिति हमने देखा, कोरोना के अंदर हमने खासतौर से अम्लों की प्रदूषण का जो एक्यूएम का जो स्तर रहता है, ये जो सारे विषय थे चल ही रहे थे। ग्लोबल वार्मिंग का विषय चलता है। अब लोग कह रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर यदि धरती का बढ़ जाए तो समुद्रों के अंदर उफान आ जाएगा और धरती काफी बड़ी मात्रा में डूब जाएगी। ये जो सवाल है, इनके प्रति हम यदि सेंसिटिव नहीं हुए तो हम अगले 20-25 साल में, 50 साल में, 100 साल में इस पृथ्वी को ही हम रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो विषय है बड़े गंभीर है और इसलिए इनको समग्र रूप से समझना और सारे उपाय करना, जब वृक्षारोपण हो, चाहे वो जो संसाधनों का उपयोग हो, बहुत सारी बातें होते हैं, लंबा विषय हो जाता है ये। तो ये विषय मेरी रुचि का था और मैं समझता हूँ कि मेरी रुचि ठीक ही थी। तो दुनिया के अंदर इस विषय को सर्वाधिक सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा हुआ है और मैं समझता हूँ रखना पड़ेगा। अन्यथा हम जो कुछ भी करते रहे, हम AI के अंदर बहुत आगे बढ़ जाए, हम और जो आगे बढ़ जाए, लेकिन धरती रहने लायक नहीं रहेगी तो वो करेंगे क्या? तो जैसे आपने इतना टाइम स्पेंड किया, कभी कुछ ऐसा लगा कि वो चीजें गलत हो गई मेरे साथ, तो 20 साल पहले वापस जाने का अगर मौका मिले आपको तो क्या आप चेंज करना चाहेंगे, एज अ पर्सनल और एज अ सांसद भी? देखिए, ऐसा होता है कि कई बार मुझको लगता है कि कोई सामाजिक क्षेत्र के अंदर भी कोई रिपीटेडली किसी बात को व्यक्ति कहता है, मान लीजिए अगर उनको बात रखी कुछ समस्या रखी, अब मैं आपको कहा ओके मैं देखता हूँ उसको, वो रिपीटेडली कहता है, उसको बार बार कहता है, पर कहता है, तो अंदर सब इरिटेशन सी होगा, मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। आदमी तो भी अपनी जरूरत के हिसाब से है, अब वो कैसे आएगा, क्या करेगा, इट इज अप टू एक वो तो, लेकिन हमको अपने ऊपर मुझे लगता है कि भाई बाज मतलब मुझको मेरे ये क्षमता और बेहतर होती तो अच्छा होता। तो बाकी मैं समझता हूँ कि कोई रिग्रेट्स नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है। मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। मैंने मैं 2 सबसे बड़े एग्जाम्पल सुना रहा हूँ, ऑन भी ऐसे सारे लोग हैं, हर एक की क्षमता अलग अलग होती है। हम कहीं बीच में कहीं पढ़ते हैं, 1000 आदमी हमसे ज्यादा बेहतर है, 1000 हमसे थोड़ा कम भी होंगे, लेकिन जो भी अपनी क्षमता है उसके हिसाब से ईमानदारी से काम करना ही मैंने किया है बराबर। चाहे मैं सांसद था या मैं सांसद नहीं भी था, मैं संगठन का भी काम करता था, तो मैंने बराबर उसको ईमानदारी से कोशिश की है काम को करने। तो जैसा भी आपने बताया था कि 2009 से पहले बीजेपी को यहाँ जीत नहीं मिली थी 8-10 साल तक आता, लेकिन उसके बाद मेरठ एक फिक्स सीट हो गया बीजेपी का, ऐसा मतलब क्या चेंजेस आपने? नहीं देखिए, मैं बताता हूँ जी, एक तो संगठन की जो रीच है वो बड़ी है, उसके बहुत सारे कारक हैं। हमने बूथ तक की वर्किंग को खड़ा किया, बूथ के तक के कार्यकर्ता को खड़ा किया, और फिर हमने एक ये बात भी की कि हमने संगठन को सही मायने में हमने पहले स्थान पर रखा। हम कहते तो थे कि संगठन बड़ा है, संगठन सत्ता से बड़ा है, परंतु व्यवहार में सामान्य तो होता है, वो हमने किया है। उसके कारण से हमारी जो सामान्य जन तक जो पहुंच है वो एक तो बड़ी है। और दूसरा ये कह सकते हैं कि मैं उसको ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ 2009 के बाद से जो स्नेह मुझको जनता कार्यकर्ताओं से मिला, जनता से मिला, मेरी भी जिम्मेदारी थी, मैं उसका निर्वाह करता। तो जो कमजोर क्षेत्र थे, जैसे किठौर का एक क्षेत्र था मेरी टू नेम, तो हमने अधिक मेहनत की विकास की दृष्टि से भी और कार्यकर्ताओं का संगठन खड़ा करने की दृष्टि से भी। तो शायद इस कारण से भी ऐसा हुआ कि लगातार हम 4 बार इस सीट को जीते, 3 बार मैं सांसद बना भी नहीं है। तो हालांकि समीकरण के परंपरागत खांचे में यदि सोचे तो मेरठ की सीट कठिन सीट मानी जाती रही है, परंतु जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से हमने लगातार इसको 4 बार भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत करके हमने एक संतोष प्राप्त किया। तो जैसे मेरठ में हाईकोर्ट की मांग का क्या
अब तक मतलब प्रगति हो रही है? देखिए, ये विषय एक परमानेंट ऐसा विषय जो एजेंडे पर रहता है, परंतु उसकी व्यवहारिक घटनाएं, मैंने उन घटनाओं को जिक्र भी किया है। जैसे मैंने कहा कि भाई जो वर्तमान में व्यवस्थाएं हैं उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इजाजत के बिना बेंच नहीं मिल सकती। वो जब तक वो इनिशिएटिव न लें तब तक मुश्किल है। और लोग ये कह देते हैं कि प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, ये उतने वर्ष से बात नहीं बनती। कुछ वेस्टेज इंटरेस्ट का भी झगड़ा झंझट रहता है। वेस्टेज इंटरेस्ट माने इलाहाबाद वाले कभी नहीं चाहते कि यहाँ पर या अलेक्सिस स्थान हाई कोर्ट की बेंच वाले, ये सारे विषय हैं। तो फिर उसके अंदर हमने ये भी कहा कि भाई आप अधिक बेंचेस बनाइए, इसका एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर रिव्यू कीजिए, क्योंकि अन्य प्रदेशों के अंदर भी बेंचेस की मांग होती रहती है। लेकिन कुल मिलाकर के सस्ता न्याय हो, सुलभ न्याय हो, ये बराबर मैंने भी संसद में विषय उठाया। और मुझको कानून मंत्रियों ने सबने कहा कि नहीं, आपकी बात तो ठीक है, परंतु उसका हम रास्ता निकाल रहे हैं। जैसे ई कोर्ट्स की जो बात चल रही, उसका रास्ता हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के न्याय सबको सुलभ हो। आज यदि केवल इलाहाबाद हम जाते हैं या लखनऊ जाते हैं, लखनऊ तो हमारा, हम उसके रिस्ट्रिक्शन नहीं आते हैं, इलाहाबाद के भी आते हैं, तो बहुत अधिक कठिनाई हमारे जो वादी हैं उनको होती है। तो ये है समस्या, तो बराबर इसको उठा रहे हैं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि केंद्र सरकार के ध्यान में ये समस्या है, और निश्चित सारे बहुत सारी समस्याएं केंद्र ने हल की, माननीय मोदी ने हल की, ये समस्या का भी, इस समस्या का समाधान होगा। तो जैसे मेरठ मार्केट ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा होने लगा, इसके लिए मतलब क्या आगे? देखिए, मैंने इस बात को कई बार पहले भी उठाया, और मुझे इस बात की चिंता भी है कि हम गाजियाबाद जाए, हम मुजफ्फरनगर जाए, एक पश्चिम में, पूर्व में या उत्तर, हम कहते हैं कि शहर के अंदर वहां भी फ्लाईओवर बने हुए हैं। मेरठ में एक भी फ्लाईओवर है, मेरठ में 2 फ्लाईओवर हैं या 3 फ्लाईओवर हैं। तो वो पल्लवपुरम का छोड़ दीजिए, वो सड़क पर होगा, बाकी रेलवे लाइन के ऊपर, अंदर की तरफ कोई फ्लाईओवर ही नहीं बनता है। अब क्या हुआ, कैसे हुआ? यहाँ प्रदेश में सरकार बनी, केंद्र में सरकार बनी, संयोग ऐसा रहा कि महापौर हमारे नहीं थे। अब तीनों जगह हमारे लोग हैं, हमें भी बड़ी उम्मीद है कि गति बढ़ेगी। ये बात सही है कि मेरठ के अंदर कंजेशन की बड़ी समस्या है, कूड़े की बड़ी समस्या है, वाटर लॉगिंग की बड़ी समस्या है, ट्रैफिक जैम वगैरह होता है, तो इन सब का समाधान हो सकता है। और आप भी देखते होंगे, हमारे जो जनप्रतिनिधि वो भी लगे हुए हैं, प्रशासन भी लगा हुआ है। और रिंग रोड की बात भी चल रही है। रिंग रोड में खासतौर से हापुड़ रोड से दिल्ली रोड को जोड़ने वाला जो विषय नहीं, वो बन गया था फ्लाईओवर कभी रेलवे का, मैंने उसको 2-3 बार संसद सदर उठाया। उम्मीद है कि अब वो रिंग रोड भी पूरी बन जाएगी। रिंग रोड बन जाएगी तो काफी कुछ अंदर का ट्रैफिक उससे निकलेगा। इसके अलावा भी हमारे जनप्रतिनिधि कुछ फ्लाईओवर्स की, कुछ जो है एलिवेटेड रोड्स की बात वो कर रहे हैं, और वो पाइपलाइन के अंदर है। तो 2 साल 3 साल और दीजिए आप, मेरठ जो है अंदर का जो शहर है, बाहर की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो ही गई है, अंदर की भी स्थिति वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आप बुक्स भी पढ़ते हैं उधर? हाँ, बुक्स कोई आप बुक्स बताएंगे कि मतलब हर एक युवा को पढ़नी चाहिए? देखिए, बुक्स तो सबसे अच्छे मित्र हैं, ये कहा ही जाता है, मैं भी आपके ना, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बायोग्राफीज हैं कुछ महापुरुषों की, या जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, तो मैं यदि कहूँ तो स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी है, शिवाजी के विषय में, अच्छा वो कैसे वो किस प्रकार से प्लानिंग करते थे, माइनर प्लानिंग करते थे, या भाई मैं तो संघ का स्वयंसेवक हूँ, तो डॉक्टर हिडगवार ने किस प्रकार से क्रिएट किया ऐसा संगठन, जो उसकी कार्य पद्धति कैसे निर्माण की। तो वो एक्चुअली केवल अपने लिए नहीं होती है, वो सॉरी केवल उस संगठन के लिए नहीं होती, अपने लिए भी होती है। हम वहां से भी सीख सकते हैं कि कैसे चीजें होती है। तो मैं समझता हूँ कि बायोग्राफीज जो है, आप जिनको भी पसंद करते हैं उनकी आप बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको बहुत सीखने को मिलेगा। अब टाटा की मैं एक जगह ठहरा हुआ था, तो जमशेदजी टाटा की मैंने जीवनी पढ़ी, तो इतना कमाल है, कैसे वो विजनरी व्यक्ति थे। वो तो बहुत है, हमारे सामने बहुत एग्जाम्पल है। हम सरदार पटेल को पढ़े, हम महात्मा गांधी को पढ़े, हम जो है स्वामी विवेकानंद को पढ़े, छत्रपति शिवाजी को पढ़े, हम जो है ऐसे अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब को पढ़े, तो हमको इतना वो मिल जाएगा मार्गदर्शन। तो बाकी तो आप जो कुछ भी पढ़े, आप फिलोसफी पढ़े, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े, आप जो कुछ और पढ़े, लेकिन मैं यदि सबसे पहले नंबर पर रखूंगा तो मैं कहूंगा कि आपको श्रेष्ठ लोगों की बायोग्राफी पढ़नी चाहिए।
तो जैसे अपोजिशन में अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, बुरे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे 3 लीडर हैं जो आपको पसंद हो कि अपोजिशन में, हाँ ये तो बहुत अच्छे लीडर हैं ये। ये है बहुत अच्छे हैं। और अभी यदि हाल के में देखें तो मैं समझ थरूर साहब हैं, मनीष तिवारी हैं, सचिन पायलट हैं, ये लोग बड़े अच्छे नॉलेजेबल लोग हैं। और संसद के अंदर भी जब वो बोलते हैं तो एक जिम्मेदारी के साथ, आप देखिए, और विपक्ष में तो आपकी जिम्मेदारी भी है और आपका ये कर्तव्य भी है कि आप जो है सत्ताधारी दल के ऊपर टीका टिप्पणी करें, उसकी कमियों की तरफ ध्यान दिलाए, यदि कहीं पर कुछ हो रही है तो सलीके से उसको रखें, अपनी बात रखें सलीके से। जो 3 नाम मैंने बताया, पुराने लीडर्स में तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो अच्छे लोग हैं बहुत। और मैं नहीं कहना चाहता व्यक्ति टिप्पणी निगेटिव रूप से मैं करने का बहुत मैं आदत मेरी नहीं है, ठीक है। हमारे जो एलओपी है वो अब तो वो लीडर है, जन्मजात लीडर है, वो तो उनको लीडर होना ही होना है, तो सब लोग उन्हीं के पीछे चलते हैं। अब खड़गे साहब इतना सीनियर व्यक्ति हैं, बड़े सीनियर मंत्री हैं, उनको उन्हीं की लाइन फॉलो करनी पड़ती है। अब उनका जो समझ है, मैं आईक्यू नहीं कहूंगा, उनकी जो हिंदुस्तान की समझ